नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोने को लेकर के रोज कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि सोने की कीमत हर दिन 2 बार तय होती है, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और डिमांड सप्लाई बहुत सारे उसमें उसके अवयव हैं सोने की कीमत को फिक्स करने के। लेकिन अभी दुनिया भर की सरकारें हरकत में आ गई हैं। भारत की सरकार भी हरकत में है। आज मैं विस्तार से आपको बताने जा रहा हूं कि भारत की सरकार आखिर में हरकत में क्यों है सोने को लेकर के, और दुनिया भर की सरकारें इतनी चिंतित क्यों हैं। भविष्यवाणी क्या हो रही है, क्या वो भविष्यवाणी सही है, या बुलियन मार्केट में सोने के बाजार को उठा दो, पटक दो, गिरा दो, आगे बढ़ा दो, इसका खेल चल रहा है। रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं और दुनिया भर की सरकारों को हरकत में आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या ये बात है या बात कुछ और है? बाजार से ही संबंधित है मामला। सरकार को बाजार पर निर्भर रहना ही पड़ता है, इसलिए सरकार हरकत में है। रॉबर्ट टोरू कियोस्की, जो लोग सोने के कारोबार को, मेटल्स के कारोबार को, चांदी के कारोबार को या फाइनेंशियल मार्केट को जो लोग क्लोजली कवर करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, उनके लिए ये नाम नया नहीं है। रॉबर्ट टोरू कियोस्की वैसे तो ये जापानीज मूल के हैं, लेकिन ये अमेरिकन नागरिक हैं। 1947 के से ही इनका जन्म वैसे 1947 में हुआ, लगभग अब 80 साल के होने वाले हैं, लेकिन अपने जन्म से ये अमेरिकी नागरिक हैं। मूल लेकिन इनका जापान है। रॉबर्ट टोरू कियोस्की एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। रिच डैड पुअर डैड एक मशहूर बुक सीरीज थी जो इन्होंने लिखी थी, तो उस हिसाब से ये बड़े ऑथर भी हैं, होस्ट भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं, वीडियो कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। और स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को, सोने के बाजार को, अन्य मेटल के बाजार को, चांदी के बाजार को बहुत बड़ी बड़ी राय देते रहते हैं, मशवरा देते हैं, सलाह देते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, निवेशकों को खास तौर से। और निवेशक निवेशक इनकी राय को बड़ी गंभीरता से लेते भी हैं। आज मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं वो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा। रॉबर्ट टोरू कियोस्की कह रहे हैं 2035 तक सोना $35,000 पर ऑन्स हो जाएगा। $35,000 का मतलब क्या हुआ? लगभग 33 लाख। समझ रहे हैं बात को? लगभग आज के डॉलर के हिसाब से अगर आप चलें तो लगभग 33 लाख रुपए पर ऑन्स, मतलब 10 ग्राम सोने की कीमत 33 लाख तक पहुंचने वाली है। अब इसकी घोषणा ये कर रहे हैं कौन? रॉबर्ट टोरू कियोस्की। कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया। आप सभी, बहुत सारे दर्शक हमारे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानकारी अगर नहीं हो तो इसे भी समझ लीजिए। रॉबर्ट टोरू कियोस्की हैं कौन? रॉबर्ट टोरी कियोस्की की अपनी एक कंपनी है, रिच डैड एलएलपी करके, लेकिन वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई 2012 में। इतने बड़े ये सलाहकार हैं, अब इनकी सलाह का यही लेना देना है। लेकिन अभी जो ये इन्होंने घोषणा की है कि 2035 तक सोने की कीमत $35,000 मतलब 33 लाख रुपए पर ऑन्स हो जाएगा। 10 ग्राम सोने की कीमत 33 लाख रुपए हो जाएगी। अब ये घोषणा क्यों कर रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि मैं सोने की खरीदारी करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहा हूं। अभी तो $4,000 है, लेकिन ये $6,000 तक भी जाएगा।
जब ये 2035 में $35,000 तक जाएगा, तो फिर खरीदने में नुकसान क्या है? ये कह रहे हैं कि जो गैरिसन का जो लॉ है कि बैड मनी गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देता है, ये उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो डॉलर है, ये कूड़े का भंडार हो जाएगा। इसे आपको कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। डॉलर के बारे में कह रहे हैं, अमेरिकन जो सबसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, उसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि ये आपको कूड़ेदान में डालने लायक भी नहीं बचेगा। तो आप सोने की खरीदारी कीजिए। अभी हालात ये हैं कि सोने की कीमतें इसलिए घट रही हैं क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। अगर भारतीय बाजार से आप इसकी तुलना करें तो सीधा-सीधा सोने की कीमत थोड़ी-सी कम हुई है क्योंकि डॉलर महँगा है। डॉलर महँगा है मतलब डॉलर की कीमत रुपए की तुलना में मजबूत है। मतलब अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपको अधिक डॉलर पे करना पड़ रहा है, अधिक रुपए पे करना पड़ रहा है। इसलिए डॉलर की कीमत ज़्यादा हुई ना। $1 के बदले में आपको अगर ₹96 पे करना पड़ रहा है, जो पहले ₹80 पे करना पड़ता था, इसके पहले ₹50 पे करना पड़ता था कभी किसी ज़माने में, लेकिन अब तो ये करते-करते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सैकड़ा तक चले जाएगा। ये थोड़ा बीच में कम ज़्यादा हो रहा है भारतीय रुपये के मुकाबले। लेकिन अगर ₹96 ही मान लें, ₹95 ही मान लें, मैं कह रहा हूँ ₹90 ही मान लें, तब भी आप कभी जो ₹80 देते थे, कभी जो ₹70 देते थे, अब आज आप ₹90 दे रहे हैं, $1 के बदले में। तो मतलब क्या हुआ? डॉलर महँगा हो गया। अब अगर डॉलर महँगा हो गया, तो फिर आप डॉलर में ही खरीदना है सोने को, तो ज़ाहिर है सोना सोना क्या होगा? उधर सस्ता हो रहा है क्योंकि सोने की डिमांड घट रही है, क्योंकि लोग पैसे डॉलर में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर के व्यवसायी जो हैं, वो डॉलर में निवेश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो और स्टॉक मार्केट में तो हर दिन आप निवेश करते हैं, दूसरे दिन आप बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। 24 घंटे में आप प्रॉफिट कमा करके निकल जाते हैं। फिर 24 महीने का भी इंतजार करते हैं, 12 महीने का भी इंतजार करते हैं, लंबे पीरियड के लिए भी 2-3 साल का भी इंतजार करते हैं। लेकिन आप 24 घंटे में भी अपने खरीद-फरोख्त के बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो निवेश वहाँ पर डॉलर में हो रहा है। अब ये कियोस्की कह रहे हैं कि ये सोने की कीमत आने वाले दिनों में क्यों बढ़ेगी? क्यों $35,000 तक जाएगा? वो कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिक्स इस तरह से मूव कर रहा है, अब हर देश अपनी सुरक्षा के लिए उसको खुद को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। और क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे बनेगा? अब ये जो समुद्र का जो रास्ता है मित्रों, ये पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को और जियो इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इन्हीं रास्तों से सब कुछ आना और जाना है। और सब कुछ में सबसे ज्यादा चीज है वो है एनर्जी। और एनर्जी में जो सबसे ज्यादा किल्लत वाला या रेयर एनर्जी है, जिस पर अभी ह्यूमन पॉपुलेशन अधिकतर डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑल्टरनेट एनर्जी जो आ रहा है, चाहे वो इथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक हो या ईवी हो, ये सब जो आ रहा है, ये सब में अभी वो फुल प्रूफ नहीं हुआ है, उसमें अभी वक्त लगेगा। कम से कम 10 साल लगेंगे इसको पूरी तरह से मटेरियलाइज होने में, मतलब सर्व सुलभ होने में। जो ऑल्टरनेट एनर्जी है उसको 10 साल लगेंगे। और ये कह रहे हैं कि 2035 तक इसी तरह का डिसरप्शन होता रहेगा मार्केट में, क्योंकि आपकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है एनर्जी पर और एनर्जी डिपेंडेंट है ऑयल पर, पेट्रोलियम पदार्थ पर। और पेट्रोलियम पदार्थ के सीमित स्रोत हैं, और जो सीमित स्रोत हैं वहां से आप एक्सकैवेशन करके उसको निकाल करके प्यूरिफाई करके जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके लिए जो चैनल है, उसका जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वाटरवे है। अब वाटरवे से अगर आप वाटरवेज को आपने डिसरप्ट कर दिया, तो फिर एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा। और जब एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो आपके जो पैसे हैं, रेस्पेक्टिव कंट्रीज की जो करेंसी हैं, वो कमजोर होगा। और जब रेस्पेक्टिव देश के करेंसी कमजोर होंगे तो डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर में खेल हो रहा है। ये एक वॉर चल रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अगर ये लंबे समय तक चलता रहा
तो दुनिया भर के देश ऑल्टरनेट एनर्जी पर जाएंगे और अपने रिसर्च और इनोवेशन में, रिसर्च डेवलपमेंट में वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे कि इस एनर्जी से शिफ्ट कैसे हो। और एक बार अगर वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दूसरी तरफ झोंक दिया और ऑल्टरनेट एनर्जी का आपने संसाधन तैयार कर लिया, तब फिर आपकी डॉलर पर जो हेजेमनी है वो कम होगी। इसके अलावा एक और खेल है कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गया, पूरी दुनिया जिसकी परिस्थिति बनती जा रही थी ईरान वाले मामले पर, क्योंकि उन्होंने यूरोप से भी दुश्मनी ले ली, रसिया से दुश्मनी ले ली, चाइना से दुश्मनी ले ली, भारत तटस्थ खेल रहा था क्योंकि भारत को अभी अमेरिका से भी जरूरत है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो जाए तो फिर अमेरिका को घुटने पे ला देगा, और अगर अमेरिका को घुटने पे ला देगा वैसी परिस्थिति में डॉलर पूरी तरह से कोलैप्स कर सकता है। और अगर ये कैलकुलेशन लंबा चलता रहा, अभी क्या हुआ है कि अमेरिकी फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो लोग डॉलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर ये अगर ये वो बढ़ाते रहें, चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे एनर्जी सप्लाई चेन को वो डिसरप्ट कर रहे हैं। अमेरिका जानबूझ करके डिसरप्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका उससे पैसे बना रहा है और बार बार वो डॉलर छापे जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा डॉलर कमजोर होगा नहीं। हम पेट्रोल को कंट्रोल कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का नियंत्रण अब हमारे पास है। और उनको जो लग रहा था मिडिल ईस्ट का, ईरान का, इराक का, उस सब पर उन्होंने एक प्रकार से कब्जा कर लिया। वेनेजुएला उनके पास है ही है, अमेरिका में जो अपना उनका तेल है वो है ही है। एक बचता है रसिया। अब रसिया को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, लेकिन रसिया के जो खरीदार हैं उसको डरा रहा है कि आप रसिया के पास नहीं जाइए खरीदने के लिए। तो एक तरफ वो कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, जो खरीदार है उसको डरा करके, मतलब दादागिरी कर रहा है अमेरिका, उसको डरा करके कह रहा है कि वेनेजुएला से तेल लो। और भारत के ऊपर भी दबाव है, भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। भारत रसिया से भी तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि आप रसिया से तेल मत खरीदिए। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। अब उसके कारण क्या है कि भारत अमेरिका से अभी यकायक युद्ध की स्थिति में नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि भारत की सरकार ये कैलकुलेशन कर रही है कि अगर वो नौबत आई जब हमारा स्टेलमेट हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे और अमेरिका के बीच में संबंध खराब हुए, तो क्या क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ा झटका लगेगा खाली एनर्जी एनर्जी का, भाई हम अगर झगड़ लिए तो हम रसिया से तेल लेने लगेंगे, एनर्जी तो आ जाएगी हमारे पास। लेकिन जो दूसरी परिस्थिति है हमारी, उसमें हम दिक्कत में पड़ जाएंगे। हम भी उनको एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनको दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर की बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर भी उनको दिक्कत होगी। लेकिन वो तो एक व्यापारिक देश है, हो सकता है कि चाइना से सीधे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स या दवाइयां ये वगैरह वहां से खुद वो इंपोर्ट करने लगे, भारत को बाईपास करते, क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका है वो है टेक्नोलॉजी का। आप और हम अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो सब अमेरिका के कब्जे में है, और अमेरिका के कब्जे में नहीं है, अमेरिकी डीप स्टेट उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, ये सारी बड़ी कंपनियां, आईबीएम हो, ये सारी बड़ी कंपनियां अमेरिका के डीप स्टेट के सर्विलांस में काम करती है। कोई उनको नकार नहीं सकता। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गूगल पर डीप स्टेट का कब्जा है, मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस का या अमेरिकी डिफेंस का कब्जा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनियां अब डीप स्टेट के हिस्सा हो गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कोई दूसरा देश कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है, तो उसको डराने के लिए फिर उनको आर्मी चाहिए, फिर इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए, उस देश की ताकत चाहिए। अब वहां ये टेक्नोलॉजी कंपनियां पर्दे के पीछे से अब अमेरिका की डिफेंस से या अमेरिका के इंटेलिजेंस से, अमेरिका की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से उस प्रेस्पेक्टिव स्टेट को धमकाता है, डराता है कि तुम ऐसा अगर करोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, तो हम जो कह रहे हो वो मानो। अब ऐसी परिस्थिति में वो गूगल से भी दुश्मनी नहीं ले सकता, वो माइक्रोसॉफ्ट से भी नहीं ले सकता, वो एप्पल से भी नहीं ले सकता, अमेजॉन से भी नहीं ले सकता। अब ये वो वहां पे हॉबनॉबिंग कर चुके हैं, पूरी तरह से हैंड इन ग्लोव है। अमेरिकी टेक जाइंट्स, टेक कंपनियां और अमेरिकी डीप स्टेट एक दूसरे के समझिए सिक्के के दो पहलू हो गए हैं।
अमेरिकी डीप स्टेट की इजाजत के बगैर अमेरिकी टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनियां एक कदम नहीं चल सकती। अगर वो आज कहेगी कि हमें भारत की बाह मरोड़नी है, आप थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर दो, कोई परेशानी खड़ी कर दो, तो परेशानी खड़ी कर सकता है। अब भारत सरकार इसी का आकलन करने में लगी हुई है, हर तरफ से घेरने में लगा हुआ। भारत अपने गोल्ड स्टॉक को बढ़ा रहा है क्योंकि उनको मालूम है आने वाले दिनों में इनका अमेरिकी एनर्जी सप्लाई चेन को डिसरप्ट करने का खेल अभी फौरन बंद नहीं होने जा रहा है। ये डिसरप्शन का खेल करता रहेगा। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल भी दे, ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में समझौता हो भी जाए, तब भी अमेरिका चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कब्जा हो, मतलब वो चौधरी बिठा दे। अभी देखिए कि ईरान ने भारत के सेलर्स पर हमला नहीं किया, ये अमेरिकी नोबेल युद्धपोत से हमला किया गया भारत के सेलर्स के ऊपर, जिसमें तीन सेलर्स की जान गई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत के विदेश मंत्री ने किया। और बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन था भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने, सीधा सीधे डोनाल्ड ट्रंप को इसकी चर्चा की, जो द्विपक्षीय दोनों की बैठक हुई थी फ्रांस में अभी। और इसको आप सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमेरिकी डिफेंस के लोगों ने, नेवल के लोगों ने भारत के 3 सेलर की हत्या की है। तो अमेरिका ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जो हम डील कर रहे हैं ईरान के साथ, तो ईरान को कहा जाएगा कि देखो तुम चिंता मत करो, हम दुनिया भर से पैसे तसील करके तुमको देंगे और जो तुम्हारी बर्बादी हुई है हम तुमको ठीक कर देंगे, उसका भी ठेकेदारी मुझे दे दो। हमारी कंपनी आकर के तुमको रिकंस्ट्रक्ट कर देगी ईरान को। ईरान में जो तबाही हुई है, एयरपोर्ट है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस सब की हम रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। न्यूक्लियर का तो हम तुम्हें अनुमति देंगे ही नहीं, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है और पैसे के लिए मुझे दादागिरी करनी पड़ेगी, तो मुझे तसीलना पड़ेगा। तो वो एक प्रकार से छोटा दादा हो गया जो टोल टैक्स वसूलने के लिए वहां बैठ जाएगा। लेकिन टोल भी वसूलेगा, हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो महंगा भी होगा, डिसरप्शन भी होगा, वो डिसरप्ट भी करेगा, दादागिरी करके पैसा भी तसीलेगा और महंगा करके हमें एक तरफ महंगाई से मारेगा, दूसरी तरफ डिसरप्ट करके हमें लगातार टेंटर हुक पे रखेगा। मतलब वो हमें डराता रहेगा, हमें वो ये कहता रहेगा कि जो मैं कहता हूं वो सुनो। तो अब ऐसी परिस्थिति में भारत अगर एनर्जी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए रसिया के ऊपर, तो रसिया पूरी कर सकता है भारत की डिमांड को, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इधर फिर टेक्नोलॉजी कंपनियों से या अन्य तरीके से भारत की बाह मरोड़ने की कोशिश करेगा अमेरिका। अभी तो मित्रों सबसे बड़ी बात और हो रही है, जिसके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि वो क्या खेल हो रहा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या कर रहा है। लेकिन अभी आप ये जो सोने का जो खेल चल रहा है, इसको बहुत बारीकी से समझिए कि डॉलर की हेजेमनी बरकरार रखना चाहता है अमेरिका, तो अभी सोना सस्ता है। लेकिन कियोस्की कह रहा है कि ये डॉलर खत्म हो जाएगा क्योंकि अमेरिका जिस तरह की पॉलिसी अपना रहा है, इससे अमेरिका अलग थलग पड़ेगा और आखिर में सारे देश अपने इकोनॉमी को अपने तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई जुगत करेगा, कोई ना कोई जुगाड़ करेगा। वो ऑल्टरनेट हो सकता है एनर्जी पे चले जाए, अपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करने लगे। आज भारत में जोहो जैसी कंपनी वो गूगल को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जोहो के साथ सारी बातें हो रही हैं। क्यों? जोहो की अपनी जोहो भारत की कंपनी है, भारत में हेडक्वार्टर है, 80 से 90 देशों को वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऑलरेडी, भारत को भी दे सकते हैं। अब ये सब की जानकारी आपको क्या लगता है अमेरिकी डीप स्टेट को नहीं है? उनको पता है कि भाई गूगल इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है भारत में, अगर उसके व्यापार पर कोई भारत की कंपनी आकर के गूगल जैसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है तो गूगल परेशानी में पड़ेगी, गूगल को परेशानी होगी। क्योंकि फिर ये अब अगर जोहो कंपनी के है कि हम गूगल के सारी हम बना देंगे, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम आपसे जुड़ रहे हैं ये प्लेटफॉर्म भी बना देंगे, जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो पैसा हम आपको देंगे, चिंता मत कीजिए आप। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो फिर क्या होगा? और इसी की घोषणा कियोस्की कर रहे हैं। मतलब वो फोर्सी कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर अमेरिका ने यही डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। और ऐसा तो लग रहा है पिछले 50 साल की जो डिप्लोमेसी है अमेरिका की वही है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने क्या किया? अपनी हेजेमनी कायम कर ली। यूएन जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया, यूएन का सबसे बड़ा फंडर बना, वो भी इधर-उधर से तहसील करके पैसा तहसीलता है दूसरे देशों से। और वो यूएन का फंडर बन गया, आईएमएफ को बना दिया, वर्ल्ड बैंक को बना दिया, सब में उसका पैसा लगा हुआ है। अब जो देश पैसा लेता है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, वो उसका कर्जदार हो जाता है और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के सहारे उन देशों की वो बाहें मरोड़ता है। यही उसकी स्ट्रैटेजी है। और तब से लेकर के लगातार आप देखते, वियतनाम युद्ध हो गया, इराक वॉर हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया, अब ईरान वॉर हो गया। ये वॉर ही वॉर में चले जा रहा है। उधर रसिया यूक्रेन को वॉर में झोंके हुए है। पांचवां साल होने जा रहा है अब। 4 साल खत्म हो गए रसिया और यूक्रेन युद्ध को। तो ये तब से लगातार, और उसके पहले यूएसएसआर का जब विखंडन हुआ 89 में, आपने देखा होगा, वो मिखाइल गोर्बाचोव थे उस वक्त राष्ट्रपति, उसके समय में पहले यूएसएसआर को खंडित किया, खत्म किया। अब यूएसएसआर अपनी परिस्थितियों की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से भी खंडित हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को अमेरिका शांति से रहने दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अपनी दादागिरी लगातार चलाए जा रहा है और इसी के रेफरेंस में रॉबर्ट कियोस्की कह रहे हैं कि ये जो दादागिरी अगर चलती रही अमेरिका की, तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका अलग थलग पड़ेगा, और अगर अमेरिका अलग थलग पड़ेगा तो उसका डॉलर अलग थलग पड़ेगा, और अगर डॉलर अलग थलग पड़ा तो फिर कौन सी करेंसी है, वो कौन सा मेटल है जो एक देश और दूसरे देश के व्यापार के बीच में मानक होगा? तो वो है सोना और चांदी भी। चांदी की अपनी आवश्यकताएं हैं टेक्नोलॉजी में जो हो रही हैं, लेकिन सोना एक मानक होगा। इसीलिए दुनिया भर की सरकारें सोने के प्रति आकर्षित हो रही हैं और सोने का भंडार बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में कियोस्की कह रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है, अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यू किया, तो निश्चित रूप से अमेरिका एक दिन अपने आप को अलग थलग करवा लेगा, और वैसी परिस्थिति में डॉलर इनका चले जाएगा समंदर में और सोना जाएगा आगे। और इसलिए सोने की खरीदारी आने वाले दिनों में होगी, डिमांड बढ़ेगा। और इसलिए वो कह रहे हैं कि $35,000 तक सोने की कीमत जा सकती है प्रति ऑन्स, मतलब 10 ग्राम की कीमत $35,000 इन टर्म्स ऑफ रुपीज 33 लाख रुपए तक जा सकती है। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि ये तब है, मतलब हाउएवर देयरफॉर लगा हुआ है। हाउएवर देयरफॉर का मतलब ये हुआ, ये होगा तो होगा। मतलब अमेरिका इस पॉलिसी को अगर कंटिन्यू लंबे समय तक करता है तो ऐसा होगा ही होगा। क्योंकि डॉलर को अगर नीचे जाना है तो वो उसकी अपनी पॉलिसी की वजह से नीचे जाना है। क्योंकि आप एक तरफ अगर दुनिया भर के देशों को आप दीवार में चिपका देंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जब आप चिपका देंगे तो क्या करेगा वो? ऐसी परिस्थिति में वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा खुद को बचाने के लिए, और खुद को बचाने के लिए वो अनकन्वेंशनल स्टेप्स ले सकता है। और अभी वो कह रहे हैं कि जैसे पेंडेमिक के जमाने में क्या होता है, युद्ध के जमाने में क्या होता है, वैसी परिस्थिति में सोना ही आपका रक्षक होता है। तो पेंडेमिक का भी खेल चल रहा है, देख ही रहे हैं। अभी तो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, बिल गेट्स ने स्वीकार कर लिया है कांग्रेसनल हियरिंग में कि हाँ, मेरे कई महिलाओं के साथ संबंध थे। एफसीन फाइल से खुलासा हो गया। उस पतित के बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए अब। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत मीडिया वाले अभी भी उस पतित को आज भी चैंपियन बनाने पर लगा हुआ है। पता नहीं क्यों, उनका क्या, उनसे क्या रिश्ता है, नहीं है। वो वैक्सीन को लेकर के अभी भी चर्चा कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं, और मीडिया वाले कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं उनके सामने में कह रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री अब समझ चुके हैं कि ये पूरा खेल क्या था, लेकिन अब मजबूरी यह है कि प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि इसी को आगे बढ़ाते रहे हम, तो यही काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है कि माफियाओं ने पूरे कोविड के दौरान क्या क्या खेल किए हैं। हमें अब वो समझ गए हैं प्रधानमंत्री, और धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन ये ठकुर सुहाती करने वाले जो पत्रकार हैं, वो उनके सामने में उनको चैंपियनशिप दिए जा रहे हैं। आपने तो 300 करोड़ डोज बना दिया साहब, बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये नहीं समझे कि माफियाओं ने कैसे इनको कब्जे में करवाया सरकार को। खैर, सरकार अब समझ गई है, प्रधानमंत्री भी समझ गए कि पूरा खेल क्या है। तो भारत सरकार भी हरकत में है सोने को लेकर के, दुनिया भर की सरकारें हरकत में हैं। अब सवाल ये उठता है, आप
सोना खरीदें या इंतजार करें? अब ये तो आपको तय करना पड़ेगा। तो आप नज़र बनाए रखिए सोने के ऊपर। सोने की खरीदारी ठीक है या सोने के लिए अभी इंतजार करना चाहिए? कियोस्की तो कह रहे हैं $35,000 तक जाएगा। अब ये सब मैं ना कोई राय दे सकता हूँ, ना कोई सलाह दे सकता हूँ, बस जो उन्होंने कहा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कियोस्की की बात को समझते हुए अब आप अपना दिमाग लगाते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।